हेलो दोस्तों, हम लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे थे। आज हम मुगलकालीन चित्रकला पढ़ेंगे उसी क्रम में। मुगलकालीन चित्रकला में जो मुगल चित्रकला है उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कौन चित्रकार आया था, कहाँ से आया था, किसके साथ आया था, ठीक है ना? और उसके आगे वो कैसा क्रम चलता रहा मुगल काल में चित्रकला का, तो उसका हम एकदम विश्लेषण रूप से याद करेंगे ट्रिकी मेथड से। भारत में मुगल शासकों के समय यहाँ की चित्रकला की एक शाखा मुगल शासकों की रुचियों के अनुसार ईरानी कला से प्रभावित हो अपना नया स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। यानी ईरानी भी प्रभाव था क्योंकि ये ईरान की तरफ से जो चित्रकार सबसे पहले आए थे, तो ये ईरानी प्रभाव भी था और हमारी जो शैली है उसमें भी ये डलने लगी थी। मुगल शासकों ने ईरानी कलाकारों को अपने दरबार में नियुक्त किया। बहुत से श्रेष्ठ हिंदू कलाकारों को उनके साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार फारसी व हिंदू शैली के समक्ष संयोग से भारत भूमि पर मुगल शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम पहले इनको जो देख लेते हैं, मैप से देख लेते हैं कि कौन सा सबसे पहले आया था, ठीक है ना? क्रमवार चित्रकारों के नाम देख लेते हैं एक बार, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले मैप में देख लेते हैं कि कौन सा चित्रकार कहाँ से आया, ठीक है ना? तो जब हुमायूं का काल था, हुमायूं को निर्वासन प्राप्त हुआ था, ठीक है ना? हुमायूं को निर्वासन प्राप्त हुआ तो एक स्थान है ईरान। ईरान में हिरात में एक चित्रकार का नाम था विहजाद, ठीक है ना? जो विहजाद है वो प्रसिद्ध चित्रकार था हेरात में। जो तैमूर वंशज हुसैन मिर्जा का दरबारी चित्रकार था विहजाद, ठीक है ना? और इसने संपूर्ण ईरान में विहजाद शैली का प्रचार कर रखा था, ठीक है ना? जब हुमायूं कहाँ था? निर्वासन काल पे था। और इनके दो शिष्य थे बेहजाद के, अब्दुस समद शिराजी और मीर सैयद अली, जिसको हम अब्दुस समद और मीर सैयद अली के नाम से सुनते हैं, ठीक है ना? बेहजाद के कितने सदस्य थे? शिष्य थे, दो शिष्य थे, अबू समद और मीर सैयद अली, जो किसके साथ में भारत आए? हुमायूं के साथ में। यानी हुमायूं इन दोनों को कहाँ लेके आया? भारत में लेके आया, अब्दुस समद को और मीर सैयद अली को। यानी हम बेहज़ाद की बात करें तो इतना प्रसिद्ध चित्रकार था कि इसे पुरू का राफेल भी कहते हैं। और तुर्की के बाबरी में भी बाबर ने इसका जिक्र किया है बेहज़ाद का। तो इन्होंने अपने शिष्य कहाँ भेज दिए थे? हुमायूं के साथ में भारत भेज दिए थे, अब्दुस समद और मीर सैयद अली। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के काल में भी थे और अकबर के काल में भी थे। यानी ये दोनों, हुमायूं और अकबर, दोनों बाप बेटे के काल में रहे थे। इन्होंने एक प्रमुख कृति की रचना की है, जब हुमायूं के काल में शुरू की थी और अकबर के काल में वो पूरी हुई थी। उसका नाम है दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा या फिर हमजनामा। हमजनामा जो कृति है, वो जो पीर मोहम्मद है, पीर मोहम्मद के चाचा थे हमजा, उसके पराक्रम के कार्यों के बारे में ज़िक्र किया गया है हमजनामा में। ये एक प्रसिद्ध कृति थी उन दोनों की आते ही हमारे भारत में। इस कृति में इन्होंने चित्र लिखे हैं, चित्र बनाए हैं, कम से कम 1200 जो चित्र हैं, वो बनाए गए हैं इनके द्वारा। यानी अकबर ने तो आगे जाके अब्दुल समद को एक जो है वो चित्रखाना या फिर तस्वीर खाना भी बनवा के दिया था अब्दुल समद सिराजी को। यानी अब्दुल समद को क्या बनवा के दिया था? तस्वीर खाना बनवा के दिया था, यानी स्टूडियो बनवा के दिया था। किसने? अकबर ने। आगे हम बात करें, आज हम उनकी बात करेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उन्हीं चित्रकारों की। तो बेहज़ाद तो ईरान में रह गया था, है ना? इनके शिष्य कौन आए थे? अब्दुल समद और सैयद अली। किसके साथ में? हुमायूं के साथ में, जिन्होंने काम किया था हुमायूं और अकबर के काल में। फिर आता है दसवंत। जो दसवंत था वो अब्दुल समद का शिष्य था। अब्दुल समद का शिष्य कौन था? दसवंत था। वही अब्दुल समद है जिसको अकबर ने तस्वीरों और कारखाना बना के दिया था। यानी दसवंत ने अकबर के काल में क्या बनाया? रज़्मनामा। रज़्मनामा जो है वो हिंदू ग्रंथ जो महाभारत है उसी का फारसी में अनुवाद किया हुआ है। रज़्मनामा, उसमें चित्र जो दिए थे वो उसमें दशवंत ने काम किया था, रज़्मनामा ने। फिर बाद में आता है बशावन, वह अकबर के काल में था और बशावन का पुत्र था मनोहर, जिसने जहांगीर के काल में कार्य किया था। यानी ये तो जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं उनको हमने देखा है। तो अब हम पढ़ते हैं। ये हज़्मनामा का एक चित्र है जिसमें जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके चाचा में के पराक्रम के बारे में चित्र दर्शाए गए हैं। तो यही हज़्मनामा है जिसको अब्दुल समद ने और मीर सैयद अली ने शुरू किया था और इन्होंने चित्र बनाए थे इसमें। आगे हम शुरू करते हैं कि इस प्रकार फारसी व हिंदू शैली के समक्ष संयोग से भारत भूमि पर मुगल शैली का प्रादुर्भाव हुआ। मुगल दरबार में विकसित चित्रित शैली को ईरानी शैली के तहत हेरात की कलम कहा जाता है।
हेरात की कलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हेरात से ही तो आए थे अब्दुल समद और वो, ठीक है ना, मीर सैयद, तो हेरात की कलम कहा जाता है। मुगल शैली का विकास चित्रकला की इस भारतीय शैली फारसी चित्रकला की समावेद शैली के उचित संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ था। मुगल चित्रकला पूर्ण रूपेण दरबारी करार रही, यानी अभी इनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, यानी इसमें दरबार के सबसे ज्यादा चित्र दिखाए जाते हैं। जैसे ये चित्र है मुगल चित्रकला का, जिसमें ये यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो ये दरबार के ऐसे चित्र हैं वो ज्यादा दिखाए गए हैं मुगल काल में। इस शैली के चित्रों में शैली दरबारी दृश्य मुगल सम्राटों राज परिवार दरबारियों के सभी हैं चित्र अधिक बनाए गए हैं। ये दरबारी वैभव से आजादित अलंकरण प्रधान है। इसमें मुस्लिम संस्कृति का प्राचुर्य है। ये मुगल इतिहास और इसकी संस्कृति का विवरण प्रस्तुत करता है। यानी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें दरबार दरबार का दृश्य दिखाया जाता था। मूल शैली में पर्दा प्रथा के कारण नारी चित्रण का अभाव है। यानी हम देखते हैं कोई भी सीरियल देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो मुगल काल में जो लेडीज होती थी वो पर्दे के पीछे बैठी रहती थी, है ना? तो उसमें नारी का चित्रण ज्यादा नहीं किया गया है। इसमें उनके चित्र नहीं मिलते हैं ज्यादा मुगल काल के। नारी के जो कुछ चित्र मिलते हैं वे व्यक्ति चित्र के रूप में हो ये हैं। फिर हम बात करते हैं कि मुगल चित्रकला में पुस्तक व पोथियों के निर्देश चित्रों के साथ दरबारी और व्यक्ति चित्रों की प्रधानता है, ये हमने पढ़ लिया। प्रकृति की घनिष्ठ अवलोकन उत्तम व कोमल आरेखन पर आधारित शुरू में प्रकृतिवाद मुगल शैली की एक विशेषता है, यानी इसमें प्रकृति के बारे में ज्यादा बताया है। इस शैली में फारसी साहित्य के दृष्टांत चित्रों की प्रधानता है, यानी इसमें फारसी साहित्य है उनके चित्र ज्यादा दिखाए गए हैं। मुगल शैली में बाह्य आडंबर और दरबारी वैभव का बोलबाला था। मुगल चित्रकला की रेखीय रेखाएं सूक्ष्म व सरल हैं। मुगल शैली में छाया प्रकाश का अधिक प्रयोग हुआ है और वास्तविक अंकन के प्रति कलाकार का रुझान अधिक रहता था। यानी जो वास्तविक जीवन है उसके बारे में यहाँ पे ज्यादा दिखाया गया है। मुगल चित्रकला के हास्य अलंकृत हैं और वे चित्रों से सुसज्जित हैं। मुगल काल में मानव आकृतियों का कद सामान्य बताया गया है। मुगल चित्रकला में त्रिआयामी अंकन यूरोपीय प्रभाव के कारण अधिक है। इसमें रंगों का वैविध्यपूर्ण प्रयोग हुआ, अत्यधिक महीन काम किया गया है। मुगल चित्रकला वैभवशाली और विशुद्ध यथार्थवादी कही जा सकती है। अब ये विशुद्ध यथार्थवादी क्या है? विशुद्ध यथार्थवादी का मतलब है कि इसमें जीवन को निष्पक्ष देखा गया है और उसी प्रकार का चित्रण किया गया है। यानी जो चित्रकार होते थे वो आलतू-फालतू चीजें नहीं बनाते थे, ठीक है ना? जैसे भाव है वो नहीं बनाते थे, ऐसे आकर्षण है वो नहीं देते थे। जो भी चीज रियल चल रही है उसी को दर्शाते थे, यानी विशुद्ध यथार्थवादी यहाँ पे चित्र मिलते हैं। मुगल चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष और अभिजात वर्गीय है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है धर्म के प्रति। मुगल बादशाहों की रुचि पुस्तक संग्रह में रही, इसलिए उन्होंने सचित्र पुस्तकों के निर्माण के लिए श्रेष्ठ चित्रकारों को उसके कार्य में लगाया। इस सम्राटों ने न केवल फारसी साहित्य वरन भारतीय कवियों की कृतियों को भी शामिल किया था। मुगलकालीन चित्रकला पर ईरानी, तुर्की, चीनी, रोमन और भारतीय चित्रकला शैलियों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, यानी इन सभी को शामिल किया गया है यहाँ पे। मुगल शैली में हम रंग रंग देखें कि कौन से रंग थे, तो लाजवर्दी और सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है। चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल भी किया गया है, यानी गुलाबी चेहरा और सुनहरा रंग लाजवर्दी जैसा रंग किया गया है। मुगल काल में एक चश्मी चेहरे के अंकन की प्रधानता है तथा दूसरों चित्रों के हांसी पर अलंकरण होता है, यानी जो चारों तरफ जो हम देखते हैं हांसिया बनाते हैं उस पे भी अलंकरण यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से। मुगलकालीन चित्रकारों ने संध्या रात्रि के चित्रांकन के लिए चांदी और स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया। ये तो हम पहले ही देख लेते हैं, सुनहरे रंगों का यानी स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। मुगल बादशाहों में जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा पोषक था, यानी जहांगीर जो था इसके पीरियड में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ है जहांगीर के काल में, और स्थापत्य का विकास हुआ था शाहजहां के काल में। मुगलकालीन चित्रों में कपड़ों पर बने चित्र, व्यक्ति चित्र, लघु आकारीय ग्रंथ चित्र, भित्ति चित्र सम्मिलित किए गए हैं। मुगल लघु चित्रों में प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी चित्रण, आखेट दरबार का चित्रण, हिंदू पौराणिक कथानकों पर आधारित चित्र, व्यक्ति चित्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यानी मिलता क्या है इनमें कि जो राजा दरबार में बैठे होते हैं उनकी फोटो मिलती है, ठीक है ना, और जो बाहर आखेट करने जाते हैं उनकी फोटो भी मिलती है। फिर उनके साथ में पशु पक्षी और हिंदू पौराणिक जो कथानक है उन पे आधारित चित्र मिलते हैं, ठीक है ना, तो यही मैटर रहता है इसमें। ईरान में शिराज नामक स्थान में चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई थी। ये शैली चीनी चित्रकला शैली से प्रभावित थी, यानी सबसे पहले ईरान में शिराज नामक स्थान पे चित्रकला शुरू हुई और इस पे प्रभाव था किसका? चीनी का। ईरानी पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैलियों का पारस्परिक संपर्क 15वीं शताब्दी में हुआ, यानी जो ईरानी और जो पश्चिमी भारतीय है उनका संपर्क जो हुआ आपस में वो हुआ 15वीं शताब्दी में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नियत
नीमतनामा या फिर पाक शास्त्र की कृति है, जिसे मांडू में चित्रित किया गया था। यानी सबसे जो मिश्रण की कृति हम देखें तो वो है नियमतनामा और या फिर पाक शास्त्र, जिसको हम अभी देखते हैं कौन सी है। ये है नियमतनामा, जिसमें फारसी और जो भारतीय शैली है उन दोनों का मिश्रण सबसे पहले किया गया है और ये मांडू में चित्रित की गई थी। ठीक है ना। इस्लाम में केवल खुदा को ही चितेरा माना गया है और शेष सभी के लिए चित्रांकन, विशेषकर जीवित प्राणियों का चित्रांकन वर्जित है। यानी जो भी जीवित प्राणी हैं उनका चित्रांकन नहीं किया जाता था, सिर्फ खुदा को छोड़ के। अतः मुस्लिम राज्यों के द्वारा चित्रकला को सामान्यतः संरक्षण नहीं दिया गया था। दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला प्राय निषिद्ध रही थी, क्योंकि इसमें पहले जो जीव जंतुओं का चित्रांकन किया ही नहीं जाता था, तो फिर कैसे। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत थी पहले, उसमें यहाँ पे कोई चित्रांकन नहीं किया जाता था। बाद में जब हुमायूं आया, बाबर हुमायूं के काल में फिर थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ आगे से आगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे बाबर और हुमायूं। मुगल चित्रकला शैली का मूल काबुल में देखा जा सकता है, जो 1504 में बाबर द्वारा जीते जाने से पूर्व हिस्से ही संस्कृति का एक केंद्र था। यानी बाबर ने तो बाद में जीता था, इससे पहले जो काबुल है वो संस्कृति का एक केंद्र था। बाबर से पहले काबुल में तैमूरी शासक उलुग बेग ने चित्रकला को प्रसिद्ध दे रखा था। यानी बाबर के जाने से पहले जो उलुग बेग है वहां पे, उसने चित्रकला शुरू कर रखी थी वहां पे। बाबर कामरान दोनों ने इस परंपरा को जारी रखा। हुमायूं ने भी इसे पुष्ट किया। हुमायूं जब ईरान में अपने निर्वासन के दिन बिता रहा था, तब उस्ताद चित्रकार बेहजाद और शाह मुजफ्फर ईरान के प्रमुख चित्रकार थे। यानी हमने अभी बात करी थी बेहजाद की। बेहजाद फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था, उसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। तुजुक बाबरी में बाबर ने एकमात्र चित्रकार बेहजाद का उल्लेख किया है। इनका पूरा नाम था कमालुद्दीन बेहजाद। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हिरात शैली यानी ईरानी चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार, जो हिरात में तैमूर वंशज हुसैन मिर्जा का दरबारी था, इसने संपूर्ण ईरान में बेहजाद शैली का प्रचार कर रखा था। यानी सबसे पहला आदमी यही था जिसने सबसे ज्यादा चित्रकला शैली को भाव दिया था। हिरात में रहता था ये, मिर्जा के दरबार में। फिर आता है हुमायूं। हुमायूं ईरान प्रवास के दौरान 1555 में अपनी भारत वापसी के समय दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकारों ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अल तब्रेजी, यानी दोनों क्या किसके शिष्य थे? बेहजाद के शिष्य थे, जो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, को अपने साथ लाया था। यानी हुमायूं किसको साथ में ले आया? अब्दुल समद को और मीर सैयद अली को। इन्हीं दोनों कलाकारों द्वारा ईरानी और भारतीय शैलियों के समन्वय से मुगल चित्रकला की नींव रखी गई। यानी नींव भी इन्हीं ने रखी थी, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे। मीर सैयद अली काबुल के प्रसिद्ध चित्रकार मीर मंसूर का पुत्र। हम देखें कि सैयद अली मीर मंसूर के पुत्र थे, जो जुदाई उपनाम से कविताएं भी करते थे। यानी कविताओं के संकलन का इनका नाम था जुदाई। अब्दुल समद द्वारा बनाई गई कुल कलाकृतियां जहांगीर की गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। यानी अब्दुल समद ने जो कुल कलाकृतियां बनवाई थी, उनको गुलशन चित्रावली में संकलित किया था। ठीक है ना। इन दोनों चित्रकारों को हुमायूं द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा के कथानक के चित्रांकन का और अपने पुत्र अकबर को चित्रकला की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था। यानी हुमायूं ने इनको लाके क्या काम दिया यहाँ पे भारत में, कि आप एक तो जो दास्तान ए अमीर हमजा है या फिर जो हमजनामा है, उनको उन लिखो। ठीक है ना। और एक जो अकबर महान थे वो हुमायूं के पुत्र थे, एक अकबर का टीचर लगा दिया उन्होंने, किसके लिए? चित्रांकन के लिए, कि आप इसको भी क्या सिखाओ? चित्र सिखाओ। ठीक है ना। तो शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। हुमायूं के अल्पकालीन शासन की उपलब्ध चित्र मूलतः ईरानी चित्रकला का ही प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उनमें अभी तक तो ईरानी प्रभाव था, अब्दुल समद में और मीर सैयद में। फिर हम बात करते हैं अकबर की। अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में चित्रकला का विकास मुख्यतः ईरानी चित्रकला के आधार पर हुआ। यानी प्रारंभिक तो चित्र ईरानी ही था। इन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव का अभाव है, यानी 3D का। मीर सैयद अली तब्रेजी और ख्वाजा अब्दुल समद ने ही अकबर के शासनकाल में चित्रकला के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हम पढ़ चुके हैं कि हुमायूं और अकबर के काल में ये दोनों प्रमुख रूप से रहे थे। इस काल में प्रसिद्ध प्रेमाख्यान और ऐतिहासिक वृतांत यानी दास्तान ए अमीर हमजा, ये हमने देख लिया था। मासिर उल उमरा, दास्तान ए लैला मजनू, यानी ये लैला मजनू वाला बहुत आएगा, इस पे सभी ने लिखा है, सभी ने चित्र बनाए हैं। रुबायत ए उम्र खयाम, चंगेजनामा, बाबरनामा आदि का चित्रांकन हुआ। अकबर ने चित्रकारी हेतु अब्दुल समद के नेतृत्व में नया विभाग तस्वीर खाना, यानी अब्दुल समद के नेतृत्व में लाइब्रेरियन किसको बनाया था? अब्दुल समद को बनाया था, तस्वीरां कारखाना। ठीक है ना। अकबर ने हिंदू चित्रकारों को आश्रय दिया। हमजनामा या दास्तान ए अमीर हमजा मूल शैली की सर्वप्रथम ज्ञात चित्रावली थी, यानी सबसे पहले यही तो थी।
इसमें लगभग 1200 चित्रों का संग्रह है। ये चित्र 28 बाई 22 के कागज पर बनाए गए थे। इसमें अमीर हमजा का महत्वपूर्ण यात्राओं, देश देशांतर विजय की आश्चर्यजनक कहानियों का वर्णन मिलता है। अमीर हमजा कौन थे? मोहम्मद जो पैगंबर थे, उनके चाचा थे। इस ग्रंथ का चित्रण हुमायूं ने बालक अकबर के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से शुरू करवाया था। यानी अकबर के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से कि अकबर का चरित्र भी क्या होगा, निर्माण होगा इससे। तो इसको लिखने वाले ख्वाजा अतिकुल्ला काज़मीनी थे। यानी लिखा इसको किसने था? काज़मीनी ने लिखा था। किसने? काज़मीनी ने लिखा था। और सैयद अली और अब्दुल समद ने क्या किया था? चित्रांकन किया था। 50 चित्रकारों ने इनका चित्रण पहले सैयद तबरेज़ी, बाद में ख्वाजा अब्दुल समद सिरीज़ी के निरीक्षण में किया। अकबर के काल में इसे पूरा किया गया। मुल्ला अलाउद्दीन कज़वानी ने अपने ग्रंथ ये नफ़ा इंसुल मासिर में हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताई है। यानी हुमायूं के मस्तिष्क की उपज किसको बताया है? हमजनामा को बताया है। इंसुल मासिर ने बताया है। अकबरकालीन चित्रों में कपड़ों पर बने चित्र, व्यक्ति चित्र, उसके परिवारजन, अभिजात्य वर्ग के स्त्री पुरुषों के चित्र, लघु कार्य ग्रंथ चित्र, भित्ति चित्र फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर भी बनाए गए थे। फतेहपुर सीकरी के मरियम के महल की दीवारों पर ईसाई धर्म से संबंधित चित्र उपलब्ध हैं। अबुल फजल की आईने अकबरी में अकबरकालीन चित्रकारों के नाम मिलते हैं। इसमें 17 चित्रकारों का उल्लेख है। यानी हमने जो मरियम जमानी का महल है, उसमें हमने चित्रकारी देख ली थी जब हम स्थापत्य कला पढ़ रहे थे। आगे आते हैं अकबरकालीन चित्रकला। यानी अकबर के काल में कौन से चित्रकार थे? दो तो वही थे। ये आगे मीर सैयद अली, ये फारसी चित्रकार थे जिनका जन्म तबरेज के शिराज में हुआ था। इनके पिता मीर मंसूर थे। ईरान में प्रवास के दौरान शाह तस्ब के दरबार में हुमायूं इनसे परिचित हुआ। इनकी देखरेख में किशोर अकबर को चित्रकला की शिक्षा प्राप्त हुई। यानी ये अकबर के टीचर थे, ठीक है, जिन्होंने चित्रकला सिखाई थी मीर सैयद अली ने। मीर सैयद अली जुदाई उपनाम से कविता भी करता था। भारत आने के बाद इन्होंने भारतीय और फारस की चित्रकला शैलियों का मिश्रण मुगल चित्रकला की नींव रखी। इसलिए मीर सैयद अली को मुगल साम्राज्य का, मुगल शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यानी मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराज, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुगल चित्रकला में। उसने उत्कृष्ट चित्रों में मजनू का जन्म और लैला के सामने जंजीरों में बंधा हुआ मजनू, गोवध करता हुआ चाहक, बहराम और गडरिया, हफ्त औरंग नामक ग्रंथ के चित्र, उनके पिता की छवि आदि। यानी इन्होंने ये अन्य भी लिखे थे, जैसे मजनू का जन्म, ठीक है ना, मजनू का जन्म करवा के क्या कर दिया, जंजीरों में भी बंधवाया था इसको, और गोवध करता हुआ भी दिखा दिया किसी को, ठीक है ना। और गडरिया और हफ्त औरंग ऐसे भी उसके पिता के बारे में भी इन्होंने चित्रांकन किए थे। तो ये अन्य चीजें भी जो है वो सैयद अली ने करी थी। हमजनामा के लगभग 100 चित्रों पर उसके प्रभाव को रेखांकित किया गया है। अब आता है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ठीक है ना। अब्दुल समद कुशल चित्रकार, लिपिक अब्दुल समद दक्षिणी ईरान के तबरेज में सिराज के निवासी था। यानी ये दोनों साथ में ही तो आए थे हुमायूं के साथ में, वहीं से। ये तबरेज शैली की शफवी कलम का अनुयायी था। उससे हुमायूं की मुलाकात 1547 में फारस की राजधानी तबरेज में हुई। 1549 में वह अकबर के हुमायूं के आग्रह पर काबुल आ गया, वहां से भारत आया। उसने भारत में अकबर की शिष्ट कृपादृष्टि के चलते विख्यात ख्याति प्राप्त की। ये अकबर की चित्रशाला का अध्यक्षक भी था। यानी इसी को तो खोल के दिया था उन्होंने, तस्वीर खाना। दास्तान ए अमीर हमजा यानी हमजनामा का चित्रण अकबर के समय में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के निर्देशन में हुआ था। आगे हम बात करते हैं दशवंत की। जो दशवंत थे वो ख्वाजा अब्दुल समद के शिष्य थे, ठीक है ना। ईरानी शैली में हिंदू शैली को पुट देकर मुगल शैली की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। रज़्मनामा के अधिकतर चित्र इन्हीं ने बनाए थे और तैमूरनामा के एक चित्र में इनका नाम अंकित है। अब रज़्मनामा क्या है? तो रज़्म का अर्थ होता है कि रज़्म का अर्थ है जंग, ठीक है ना। रज़्म का अर्थ जंग होता है और नामा का अर्थ होता है किताब, यानी जंग की किताब। जंग की कौन सी किताब की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये बात कर रहे हैं महाभारत की। यानी महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था मुगल काल में। तो यहाँ पे जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज़्मनामा में अधिकतर चित्र बनाए हैं दशवंत ने, और तैमूरनामा में भी इनका नाम दिखता है। दशवंत के चित्र रज़्मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। दशवंत की दो अन्य कलाकृतियां हैं जिसमें खानदानी तैमूरिया और तूतीनामा। रज़्मनामा मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है, यानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महाभारत का फारसी में अनुवाद है तो मील का पत्थर तो होना ही है। तो रज़्मनामा जो है वो मील का पत्थर है। चित्रकला, मुगल चित्रकला के इतिहास में रज़्मनामा की प्रस्तावना अबुल फजल द्वारा तैयार की गई थी। यानी सबसे
तो रज़्मनामा की प्रस्तावना अबुल फ़ज़ल द्वारा तैयार की गई थी। अबुल फ़ज़ल द्वारा उल्लेखित चित्रकारों में फ़ारूक बेग को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने रज़्मनामा की पूरी तैयारी करने में योगदान दिया था। यानी रज़्मनामा में एकमात्र ऐसा चित्रकार था जिसने योगदान नहीं दिया था। ये बात बताता है अबुल फ़ज़ल। तो वो कौन था? फ़ारूक बेग था। कौन था? फ़ारूक बेग। ठीक है ना? फ़ारूक बेग। फ़ारूक बेग को हम कैसे याद करेंगे कि फ़ारूक ने रुख बदल लिया था अपना, ठीक है ना? खफ़ा हो गया था ये और बेग लेके चला गया था, ठीक है ना? तो इसने रज़्मनामा में कोई योगदान नहीं दिया। आगे हम बात करें, रज़्मनामा का पर्यवेक्षण जो किया था, अब्दुल समद के पुत्र मोहम्मद शरीफ ने किया था, है ना? और ये बेचारा इतना शरीफ था कि उसने सारा पर्यवेक्षण ही देखा था रज़्मनामा का। फिर हम आगे बात करें कि दशवंत भारतीय देवी-देवताओं के चित्रांकन में सिद्धहस्त थे। यानी भारतीय जो देवी-देवताएँ थे, उसके चित्रांकन में दशवंत जो है वो एकदम सिद्धहस्त थे। दशवंत नाम भी एकदम हिंदू जो है वो लगता है। दशवंत जो भारतीय देवी-देवताओं के चित्रांकन में सिद्धहस्त थे। 1584 में उन्हें उन्माद रोग हो गया और एक दिन कटार मारकर आत्महत्या कर ली थी। बेचारा देवताओं का इतना चित्रांकन करता था, फिर भी इसको इतना रोग हो गया कि ये लास्ट में आत्महत्या ही कर ली थी इसने। फिर हम बात करते हैं बसावन की। बसावन भी अकबर के काल में था। अकबर की चित्रकला का ये विशिष्ट चित्रकार था। ये विचित्रकारी भूदृश्यों के चित्रण और व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। यानी भूदृश्य दिखाता था बसावन। जहाँ पे बसावट कहाँ होती है? भू पे होती है ना? तो ये बसावन किसकी करता था? चित्रकारी भूदृश्यों की करता था। इनके चित्र तैमूरनामा, रज़्मनामा, बराहिस्त-ए-जामी, दराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। अकबरकालीन रामायण के यानी रज़्मनामा के एक चित्र राजा दशरथ द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ में बसावन के चित्र संयोजन की अद्भुत क्षमता का परिचय मिलता है। यानी जो दशरथ ने जो वो यज्ञ किया था, वो चित्र है वो बसावन ने बनवाया था। बसावन की प्रमुख कृति दास्तान-ए-लैला मजनू और मजनू को दुबले-पतले घोड़े पर निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ दिखाया गया। यानी मजनू को निर्जन घोड़े पे बैठा हुआ कहाँ दिखाया गया है? बसावन बसावन ने दिखाया है और बसावन ने चित्रों का कौन-सा वर्णन किया था? भूदृश्यों का किया हुआ था और उन्हीं भूदृश्यों में निर्जन क्षेत्र है, यानी भू ही होता है, जो धरती होती है वही तो निर्जन होती है। तो उसी पे जो है वो दुबले-पतले घोड़े पे मजनू को दिखाया है बसावन ने। फिर आगे बसवन का पुत्र मनोहर आता है, जो जहांगीर के दरबार का माना हुआ चित्रकार था। तो हमने ये चित्रकार देख लिए अकबर के, हुमायूँ के, ठीक है ना? और जो क्या विशेषताएँ हैं मुगलकालीन चित्रकला की, तो कल हम बाकी बचे हुए अन्य चित्रकारों की बात बात करेंगे और जहांगीर शाहजहाँ कालीन भी चित्रकला की बात करेंगे। फिर आगे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो बाद में यहाँ पे है वो साहित्य आता है, वो विज्ञान की भी हम पढ़ेंगे लाइन वाइज़। तो इस प्रकार हम टोटल जो लक्ष्य बुक है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहें। जय हिंद।